मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे थोड़ा गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही। गुड जस्ट मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बार और 1 2 3। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। ये हुई ना बात। चलो Good अपना morning. माइक ऑफ कर दो, डाउट हो तो पूछना, अदरवाइज अपन अब शुरू करते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो अपन कल कहाँ तक पहुंच गए थे? कल अपन ने ये वाला ग्राफ बना लिया था, है ना? ये रहा ग्राफ ग्राफ। हाँ, ये ग्राफ बना लिया था इस तरह से कि मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गए थे। फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए मैंने इंटेंसिटी में परिवर्तन किया। हाँ, इस तरह से कुछ किया। ठीक है, तो मेरे पास ये बन गया। और भी कुछ ऑब्जर्वेशन जो है हम आगे लिखेंगे। तो अपन ने इसका रिलेटेड जो भी था वो लिख लिया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह के बारे में अपन ने लिख लिया था। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेशन करके पहला पॉइंट लिखें। ऑब्जर्वेशन करके पहला पॉइंट लिखें। बोलिए। इसमें लिखें इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट, if frequency of light, if light is kept constant, frequency of light is kept constant, frequency of light is kept constant, then with increase in intensity, with increase in intensity, with increase in intensity, saturation current increases. With increase in intensity, saturation current increases. जैसे कि इसमें देखा था, ये था ना, with increase in intensity saturation current increases. अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट्स से कि एक जो हमारी प्लेट थी, इस प्लेट पर हमारे पास फोटोन आए, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास पहुंचे हैं 1000 फोटोन पर सेकेंड पहुंचे, है ना? लेट्स से 1000 फोटॉन्स पर सेकेंड पहुंचे। तो यहां से हमने मान लिया कि यहां से एक सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं। लेट्स से ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यार हमारे 1000 फोटॉन आए थे, उसमें से 100 ही उसमें से 100 ने ही इलेक्ट्रॉन निकालने के काबिल बने हैं। तो यहां पर एक एफिशिएंसी बन जाती है। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर कूदे हैं अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि बाहर अंदर आए थे इनटू 100। बात समझ में आ रही है क्या? एफिशिएंसी मतलब समझ रहे हो ना कि हमारे पास 1000 आए थे, 1000 में से 100 ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का काम किया, तो ये एफिशिएंसी जो है वो हो जाएगी, इस प्रकार से लिखी जाएगी। एफिशिएंसी जो है वो इस प्रकार से लिखी जाएगी। और एफिशिएंसी जो है मैंने यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा नंबर लिया है, मतलब 1000 में 100 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। होता है तो ऐसा होता है कि 1 मिलियन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब लगभग इस तरह का ऑर्डर चलता है कि 1 मिलियन फोटॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। 1 मिलियन समझते हैं ना? हाँ। कितना होता है? 10 to the power 6। 10 पावर 6 या 10 लाख। ठीक है, हाँ, वो यूट्यूब पे व्यूज भी जो देखते हैं वो मिलियन वाला ही जो होता है उस तरह से। तो एफिशिएंसी आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। अगला पॉइंट लिखते हैं। NE क्या है? NE इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। और N क्या है? दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखें।
लिखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लिखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, maximum kinetic energy and stopping potential depends on किस पे डिपेंड करेगा बताएं? इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा. एनीवन? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. और ये वर्क फंक्शन पर. क्यों? क्योंकि यार अपने पास तो ये था ना EVS, क्या था ये, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल VS इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाइव. तो इसका मतलब ये न्यू पर भी डिपेंड कर रहा है और फाइव पर भी डिपेंड कर रहा है. तो लिखिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. And work function of the metal. अच्छा, अब मैं यहां पर इंटेंसिटी और यहां मैं सैचुरेशन करंट ड्रॉ करता हूं. इंटेंसिटी और सैचुरेशन करंट ड्रॉ करता हूं गिवन फ्रीक्वेंसी इज सफिशिएंट. मतलब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है. मतलब हमारे पास जो लाइट बनी हुई है वो इस लायक है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवा दे. तो ये जो ग्राफ पाया जाएगा, बताइए कैसा पाया जाएगा, है ना? कि मैं देख रहा हूं और न्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट रखा है हमने. तो बताइए ग्राफ कैसा लिखा जाएगा? बोलो बोलो. इसका ग्राफ कैसा पाया जाएगा? इंटेंसिटी वर्सेस सैचुरेशन करंट किस कंडीशन में कि जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, पहली बार, और ऑल्सो न्यू नॉट को हमने कांस्टेंट रखा है. तो ये ग्राफ दिखने में कैसा पाया जाएगा? स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दी और इंटेंसिटी को यदि बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि उसके साथ में उसी रेशियो में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे थे वो बढ़ जाएंगे. और वो अगर बढ़ गए तो मेरे पास सैचुरेशन करंट भी उसी के साथ में बढ़ता जाएगा. तो वो इस प्रकार से कुछ मुझे लाइन दिखने वाली है. ठीक है. और मैं अगर सैचुरेशन करंट लिखता हूं IS, यानी कि सैचुरेशन करंट, तो वो कितना लिखा जाएगा? वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. E मतलब क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. NE क्या था? एक सेकंड में बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर. इसकी यूनिट क्या आएगी देखना जरा. चार्ज पर सेकंड आएगी या चार्ज आएगी? चार्ज पर सेकंड आएगी या चार्ज आएगी? चार्ज आएगी. तो इस चीज को समझने के लिए, चलो मुझे लग ही रहा था आप ऐसा बोलेंगे. ये देखो NE क्या बोला था मैंने? NE इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में इतने फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं. तो इंटू E कर दूंगा.
तो इसके अंदर में देखो NE के अंदर में पर सेकेंड ऑलरेडी से था, तो यहां पर क्या हुआ, ऊपर तो बना चार्ज डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये एक्चुअली एम्पियर में बना हुआ है। अरे करंट है ना भाई, एम्पियर में आना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखो NE जो हमने यूज किया है वो किस लिए यूज किया है, प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, तो वो रेट है उसकी, ठीक है ना। तो अब एक सवाल करते हैं। अब ये मैंने बनाया, ये है करंट वर्सेस पोटेंशियल, है ना, ये V न्यू नहीं है, ये V है ना। तो ग्राफ जो है दिखने में कुछ ऐसा पाया, दिखने में, अरे कोई यहाँ पर भाग रहा है क्या, कोई जॉगिंग के लिए निकला हुआ है? क्यों ये इस ग्राफ को मैंने नंबर 1 कहा, इस ग्राफ को मैंने नंबर 2 कहा, इस ग्राफ को मैंने नंबर 3 कहा, ठीक है। तो ग्राफ नंबर 1 के लिए फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू1 कहा, ग्राफ नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू2 कहा, और ग्राफ नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू3 कहा, ठीक है। फिर इसी के साथ में ग्राफ नंबर 1 की सैचुरेशन करंट को मैंने I1 कहा, और ग्राफ नंबर 2 के सैचुरेशन करंट को मैंने I2 कहा, और 3 के लिए सैचुरेशन करंट को I3 कहा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर मैं देखता हूं तो VS1, इसे कहा मैंने VS2, इसे कहा मैंने VS3। तो बताइए इनमें क्या संबंध है, मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाली बात करनी है हमें, कौन किससे बड़ा है छोटा है। न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, ठीक है, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, हाँ और VS1 ग्रेटर देन VS2 ग्रेटर देन VS। बिल्कुल सर, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि यार मुझे पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पता लगता है इस वाले ले से, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर 3 वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और फिर उसके बाद 2 का नंबर आता है और सबसे छोटा है 1, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए वैसे तो। फिर सैचुरेशन करंट की मैं बात करता हूं तो देख सकते हैं सैचुरेशन करंट कैसे पता लगता है, इससे पता लगता है, इससे पता लगता है। सो सैचुरेशन करंट देख सकते हैं आपका 3 का जो है, 3 का सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा है, फिर 2 का आता है, फिर 1 का आता है, तो दिस। और फ्रीक्वेंसी किससे पता लगती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से पता लग जाएगा अपने को, कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा रही होगी, तो ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस कोई समस्या है तो बोलो, नहीं है तो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके हाँ सर, हाँ सर। ठीक, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट अभी जाता हूँ पीछे वाली स्लाइड पे, मैं ये सवाल लिख देता हूँ। ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्स, दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस न्यू ग्राफ, ठीक है। और ये ग्राफ हमें देखने में कैसा मिला, ये हमें देखने में कुछ ऐसा मिला हुआ है, ये हमें देखने में ऐसा मिला हुआ है। इस ग्राफ को मैंने 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा, इसको मैंने 3 कहा, ठीक है। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पर वर्क फंक्शन अगर देखा जाए, phi1 phi2 phi3 में क्या संबंध होगा, ठीक है, ये अपने को देखना है। तो पिछला मैं पेज खोल लेता हूं, जिसको कोई समस्या है देख लीजिए, ये देख लो आप, ठीक है। सर इसके पीछे वाला खोलन दो। ये जो अभी सवाल किया वो ना,
ये लो, इसके पीछे वाला, अच्छा इसके भी पीछे वाला, तो इसके पीछे वाला ये, इसके पीछे, इसके पीछे क्या था, ये यही चाहिए था क्या? इसके आगे। देख 4 पेज हैं, पेज नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा, सर 2 नंबर सर 2। 2 नंबर ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये देखो, तो अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है, हमें ऐसे ग्राफ देखने को मिल रहे हैं। इसको मैंने ग्राफ नंबर 1 कह दिया, 2 कह दिया, 3 कह दिया। तो आप बताइए 5-3 greater than 5-2 greater than 5-3 ग्रेटर 5-2 greater than से बड़ा है सर। ये ऐसा होगा। हाँ ठीक है, सर। अगर मैं लिखता हूं कि हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट 1 है, यहाँ न्यू नॉट 2 है, यहाँ न्यू नॉट 3 है, कौन बड़ा होगा? बड़ा 2 फिर 1। 3 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, फिर 1 बड़ा है। और अगर मैं लिखता हूं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट 1, लैम्डा नॉट 2, लैम्डा नॉट 3, 1 2 3 1 2 3, तो मैं इसको समझा भी देता हूं कि एक्चुअली हमारे पास ये जो ग्राफ बना हुआ है किसकी मदद से बना हुआ है? ये बना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, एच न्यू माइनस 5। तो मैं देखता हूं कि ये वाला पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो मैं देखता हूं ये वाले पॉइंट पर अगर इसकी वैल्यू 0 है तो लिख सकते हैं जब 0 होगा तो एच न्यू माइनस 5 होगा। यानी कि मैं समझ सकता हूं कि एच न्यू इज इक्वल टू 5 हो चुका है। कब? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो वैल्यू है किसकी? फ्रीक्वेंसी की, वो सबसे छोटी है, फिर ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं इधर ग्राफ नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसीलिए यहां से जो वर्क फंक्शन बनेगा वो सबसे कम बनेगा। 2 का वर्क फंक्शन हमारे पास बीच में बना हुआ है और 3 का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा बना हुआ है। और इसी प्रकार से मैं अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी बनी है? यहाँ पर वो न्यू नॉट 1, ये रही न्यू नॉट 2 और न्यू नॉट 3 बना हुआ है। और लैम्डा के लिए क्या होता है? उल्टा हो जाता है। लैम्डा के लिए होता क्या है? उल्टा हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच, मतलब ये कर लेते हैं एच न्यू, सॉरी C is equals to न्यू into lambda, तो lambda is equals to C upon न्यू। तो जिसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम होने वाली है। तो ये उल्टा हो जाए, इस प्रकार से उल्टा हो जाए। ठीक है, अब एक, अब लिखिए, हेडिंग लिखिए। सर 1 मिनट। पिछला करूं मैं? जो भी लोग लेट आ रहे हैं टाइम से आओ भाई, आने जाने का आप थोड़ी ना साइकिल पंचर हो रही होगी तुम्हारी। क्या हो रहा है? सब सर क्या है भाई? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो अब लिखें कि फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी मतलब किन चीजों को बेसिस पर हमने ये कहा कि यहां पर वेव थ्योरी फेल हो रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वेव थ्योरी फेल हो रही है ना? कि मतलब
तभी जाके तो हमने पार्टिकल नेचर की बात करी। अगर वेव थ्योरी हो पाती, सेटिस्फाई हो पाती, तो इसका मतलब हमें पार्टिकल नेचर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कुछ जगह वेव की मदद से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हीं पॉइंट्स को हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखें। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, according to wave theory, according to wave theory, there has to be some time, there has to be some time delay, there has to be some time delay between emission of electron, between emission of electron and light incidence, light incidence, light incidence, which is not the case, light incidence which is not the case. सर एक बार रिपीट करो ना। मैं क्या बोला था कि according to wave theory there has to be some time delay, there has to be some time delay between emission of electron, प्रणव अपना माइक ऑफ करो। क्या था? बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लाइट इंसिडेंस, विच इज नॉट द केस, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है। प्रणव माइक ऑफ करो, तुम्हारी सारी आवाजें आ रही है इधर। ठीक है, सेकंड लिखें, विच इज नॉट द केस, मतलब ऐसा हो नहीं रहा है। वो कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस हो रहा है। अच्छा, यहां पर फाइल अपलोड कर सकते हैं अपन? यहाँ पर मैं पीडीएफ दे सकता हूँ तुम लोगों को? कर सकते, लेकिन सर वो बोर्ड पर। अच्छा, बोर्ड पर अपलोड नहीं होगा, तुम डाउनलोड कर सकते हो ऐसे? हाँ, डाउनलोड कर सकते हैं। भेज दो। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, कुछ सवाल अगर देना है तो मैं अपलोड कर दूंगा, होमवर्क के तौर पे कर सकते हो आप, है ना? ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लिखें। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, according to wave theory, with increase in intensity, with increase in क्या? अबे रुक, चुप रह तू। with increase in intensity, kinetic energy of maximum kinetic energy of photoelectron, इंटेंसिटी के रुक जा, पूरी बात बताऊंगा, पहले से लिख ले। According to wave theory, with increase in intensity, maximum kinetic energy of electron must increase. वापस से बोलता हूं, according to wave theory, with increase in intensity, maximum kinetic energy of electron must increase. क्योंकि मतलब समझ में आ रहा है ना कि इंटेंसिटी बढ़ा दी तो एनर्जी इंसिडेंट बढ़ा दी, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जानी चाहिए थी, ऐसा हमने उम्मीद किया था। लेकिन पाया क्या गया? इंटेंसिटी पे संबंध नहीं है, हमने पाया कि फ्रीक्वेंसी पे संबंध है।
फ्रीक्वेंसी पर हाँ फ्रीक्वेंसी संबंध है, तो इसलिए यहाँ पर ये फेल हो गया, ये गड़बड़ हो गया। सो इसके आगे लिखे कांस्टेंट है मेंशन करना पड़ेगा ना। हाँ, अरे मतलब इंटेंसिटी पे संबंध नहीं है, इसकी जगह और बेटर करना है स्टेटमेंट को तो फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा, समझे? इन लोगों ने तो क्या किया था कि इंटेंसिटी वेरी करवा रहे थे और वेट कर रहे थे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे संबंध नहीं बना है, मतलब उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना है, डायरेक्ट रिलेशन बना है फ्रीक्वेंसी का, है ना। एक्सपेरिमेंट तो कई सारे कर सकते हैं कि न्यू कांस्टेंट रखते हुए चेंज करवाया, न्यू को वेरी करते हुए चेंज करवाया। तो उन्होंने देखा कि डायरेक्ट रिलेशन न्यू के साथ बना है, ना कि इंटेंसिटी के साथ है। ठीक है ना सर? सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट करो ना। अरे यार देखो कि हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती हुई हमने समझ ली कि भाई वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती हुई दिख रही है। अब हम जब एक्सपेरिमेंट शुरू में कर रहे थे, जब हमें पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं पता था, तब हमें वेव नेचर के बारे में पता था, तो हम क्या उम्मीद कर रहे थे कि इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, और इंटेंसिटी बढ़ा देंगे मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पर सेकेंड जो पावर इंसिडेंट है वो बढ़ा देंगे। तो उन्होंने देखा कि भाई इंटेंसिटी के साथ में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका डायरेक्ट संबंध नहीं बना हुआ है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि डायरेक्ट संबंध बने। कैसे बने? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हमारे पास पावर इंसिडेंट बढ़ेगी, पावर इंसिडेंट बढ़ेगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मिलने वाली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। बड़ी लॉजिकल सी बात है। लेकिन हमने क्या पाया कि हमारे पास जो डायरेक्ट संबंध बना हुआ है वो फ्रीक्वेंसी के साथ में बना हुआ है, कि यदि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यदि हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दिया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो ये जो संबंध है ये रिजल्ट में हमने पाया, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा संबंध बने, इंटेंसिटी का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ में संबंध बने। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैंने क्या लिखवा दिया था कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज, और मैक्सिमम which is not found in the experiment, which is not found in the experiment. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी according to wave theory electron should come out, electron should come out for every frequency sorry, for every frequency, for every frequency, but which is not found in the experiment, which is not found in the experiment। इसको कैसे समझा था हमने कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जो था इसका which is not found in the experiment, है ना। ये प्लेट मैंने मान ली जिसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, और मेरा एक फोटोन अगर आता है तो फोटोन की अभी एनर्जी में बोलता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, कि एक फोटोन की जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर यहाँ पर वेव को समझा जाए तो वेव का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस एनर्जी, वेव का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस एनर्जी हमारे पास पहुंच रही है। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचते 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 यहाँ पर कभी ना कभी तो इसके पास 5 हो जाएंगे और वो बेचारा कूद जाएगा। लेकिन हमने क्या पाया कि फोटोन जब तक कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बराबर या ज्यादा का ना हो जाए तब तक वो बेचारा जो है बाहर नहीं कूदेगा,
और हम उम्मीद क्या कर रहे थे कि भाई फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ ही जाएगा, थोड़ा टाइम लगा लेगा लेकिन बाहर आ ही जाएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक सवाल लिखो। Light of wavelength 2000 angstrom, light of wavelength 2000 angstrom is incident on metallic surface. Light of wavelength 2000 angstrom is incident on metallic surface and stopping potential is 3 volts. इंसिडेंट के बाद में सर इंसिडेंट इतना करवाया तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट पाया गया। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, find maximum kinetic energy of electron, photoelectron. Find maximum kinetic energy of photoelectron work function of metal, and threshold wavelength. पहले वाले का बताओ क्या हुआ? अरे हटाओ इसको यार, इसको कुछ मत। हाँ बताओ पहले वाले का आंसर। 3.2 4 पहले वाले का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यार इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 था ना, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम ही क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना। तो यानी कि 3 वोल्ट से हमारा रुक रहा है, इसका मतलब 3 इंटू ई कर दिया जाए तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया क्या? जब मैं लिखूं कि मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स, चल का ही नहीं रहा, फंक्शन 3.2 वर्क फंक्शन 3.2 कैसे किया? वर्क फंक्शन 0.1 है। 0.1 आया। एक मिनट रुको, मेरा चल ले, हाँ ये चल गया, अभी रुको। सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स, अरे लिखना बंद करो यार, इज इक्वल्स टू EVS। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ही हम EVS लिख सकते हैं। तो E इंटू कितना है 3, तो यहाँ पर आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ चुकी है। सेकंड था वर्क फंक्शन। तो मुझे पता है कि यार यहाँ पर वर्क फंक्शन अगर लिखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिखा जाता है दैट इज hc/λ माइनस 5, 3.2 eV। तो hc/λ लिख सकते हैं, वो है 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में 2000, और इसकी यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो सारा मामला अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चला रहे हैं। माइनस वर्क फंक्शन अपने को नहीं पता, काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो ये कितना आ गया, ये आ गया ये 12.4 यानी कि 6.2 आ रहा है ना, 6.2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इज यानी कि 5 आ चुका है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से बन गया। तो अब अगला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए लिख सकता हूं ये hc बाय लैम्डा नॉट होना चाहिए, यानी कि 3.2 इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा नॉट होना चाहिए। इसका मतलब आ चुका है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 12400 अपॉन 3.2 और यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम। जब भी ये लिखेंगे ना 12400 तो ये लैम्डा हमारे पास एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा और एनर्जी क्या होगी, ये इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन रही हो। ठीक है, देख लो कोई भी डाउट, समस्या जीवन में, कोई समस्या? ठीक है, अब देखो क्या है कि लास्ट में आते आते अपन होमवर्क के लिए थोड़ा रश कर जाते हैं, तो मैं अभी एचसीवी के सवाल आपको बता देता हूं कौन कौन से आपको करने हैं। ठीक है, या खुद से ढूंढ लोगे? एचसीवी के सवाल क्या आप खुद से ढूंढ सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल, अरे बोलो भाई। यस, परफेक्ट। नहीं ढूंढ सकते? एचसीवी ढूंढ सकते हो, है बड़ा आसान सा है उसमें अभी। लेकिन ध्यान रखना, एचसीवी वाले चैप्टर में दो चीजें पढ़ाई गई हैं, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर ये पढ़ाया गया है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया गया है। अरे हटाओ यार उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया गया है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया गया है। तो ध्यान रखना, अपने को फोटो इलेक्ट्रिक के सवाल करने हैं, अपने को डुअल नेचर अगर कहीं दिखा तो उसके सवाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ाया अपन ने, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सवाल करने हैं, डुअल नेचर के नहीं करने। इसको बंद करो ये। अब कोई नहीं लिखेगा, क्या है ये, इसको साफ करो पहले। ठीक है, और अगर साफ करो जल्दी से, इसको अंडू करते जाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन इज, ठीक है क्वेश्चन लिखें, लाइट ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर, लाइट ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर, 330 nanometer is falling on a metal surface. Light of wavelength 330 nanometer is incident on metal surface which has energy such that it requires V naught potential to prevent it. It has V naught potential to prevent it from reaching collector plate
from reaching collector plate सर फिर से from बता reaching collector plate in the same setup in the same setup सर रीचिंग के बाद reaching from collector plate रीचिंग फ्रॉम collector plate in the same setup 200 nanometer in the same setup light of wavelength in the same setup light of wavelength 200 nanometer light of wavelength 200 nanometer is used, then it requires twice of V naught सर वेवलेंथ के बाद एक बार फिर से बोलो if we use क्या लिखा है if we use द सेम सेटअप in the same setup light of wavelength 200 nanometer हाँ उसके बाद in the same setup light of wavelength 200 nanometer is used, it requires twice the voltage V naught to stop them reaching the collector plate find the numerical value of V naught जिसमें कि अपने को प्लैंक कांस्टेंट जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें h की वैल्यू आप यूज कर लें 6.6 इंटू 10 पावर -34 यूज कर, ठीक है। तो V नॉट की वैल्यू बताएं क्या होगी। अभी जो टाइम लगा रहे हो ना इधर उधर लिखने में, सॉल्व करने में लगा दो, अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा थोड़ा सा। सर इसमें वर्क फंक्शन है देंगे, इसमें वर्क फंक्शन नहीं दिया, इसमें क्या दिया है, नहीं दिया। हाँ
कितना आ रहा है? सर सिंप्लीफाई वगैरह करना पड़ रहा, थोड़ा गंदा आ रहा। 25/16 into 10⁻19 आ रहा। नहीं 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 नहीं, तो यार 25 डिवाइडेड बाय अरे वी नॉट तो वोल्टेज है ना, तो वो तो मतलब काफी एक ऐसा आएगा, मतलब 15 बाय समथिंग कुछ आएगा। देखो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो अपन ने कितना यूज किया, 330 यूज किया था, है ना, 330 नैनोमीटर, यही किया था ना। पहले अपन ने 330 नैनोमीटर यूज किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया वो वी नॉट आया। फिर बाद में अपन ने 220 नैनोमीटर यूज किया, तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वी नॉट आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5। इसी प्रकार से यहाँ लिखें तो E इंटू 2 वी नॉट इज इक्वल टू, हाँ सर वो 200 है ना, 200 है ना, 220 नहीं। ये 200 है और ये 330 है। ओवर। 330, तो एच सी बाय लैम्डा माइनस, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोलता हूँ कि इन दोनों में अपने को वी नॉट निकालना है, तो माइनस कर लेते हैं। किसे इक्वेशन 1 मान लिया इसे, और इसे इक्वेशन 2 मान लिया। तो मैं क्या करता हूँ, 2 - 1 कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो बना E इंटू वी नॉट, और 5 से 5 खत्म हो चुका है, और अब बच चुका है एच सी बाय लैम्डा, और ये कौन सा था, 200 वाला है ना, ये 200 नैनोमीटर। तो इसको अगर एंगस्ट्रॉम में डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, समझे। माइनस ये कितना बना, ये बना है एच सी अपॉन 330, और एंगस्ट्रॉम में डालें तो इतना बन जाएगा। नैनोमीटर था ना, तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में डालेंगे तो इतना बन जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं क्या, चलो एक बार कर ही लेते हैं। तो इसको लिख लेता हूं मैं 12400 अपॉन 2000 माइनस 12400 अपॉन 3300 इज इक्वल टू E। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहा होगा इन 2.2 आ रहा सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ पर 2.2, अच्छा ये 2.2 आ रहा है। इसकी जो फाइनल आंसर बनना चाहिए वो आ रहा है 15/8 आ रहा है, 15/8। कैलकुलेटर से करके देख लो, आ जाएगा 15/8। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, आप सॉल्व कर लेना। इसमें अभी मैथमेटिक्स में टाइम नहीं लगाते, आप सॉल्व कर लेना, और अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, कल फिर से मैं यही कर दूंगा, ठीक है। आंसर इज 15/8 इलेक्ट्रॉन, 15/8 वोल्ट। वी नॉट की जो वैल्यू आएगी, वी नॉट इज दिस मच। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल लिखें। लिखें when a monochromatic point source of light is at a distance of monochromatic point source of light is at a distance of 0.2 meter from photoelectric cell. The cutoff voltage and the saturation current are the cutoff voltage and saturation current are 0.6 volt
and 18 milliampere respectively, and 18 milliampere respectively, 18 milliampere respectively. If the same source is placed 0.6 meter away, 0.6 meter away from photoelectric cell, meter away from photoelectric cell, then find stopping potential and saturation current. Stopping potential and saturation current. Stopping potential and saturation current. पहले वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल था 0.6 वोल्ट एंड करंट जो था सैचुरेशन करंट IS वो 18 मिली एम्पियर था। तो अब बाद में बात कर रहे हैं। तो इस सवाल में एक टर्म बोली है मोनोक्रोमैटिक। इसका मतलब क्या होता है? कहीं नहीं मानते मामी को। मोनोक्रोमैटिक इसका मतलब क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ कि यहाँ पर पूरी जो हमारा लाइट सोर्स है उसमें या तो सिंगल फ्रीक्वेंसी बोले या सिंगल फ्रीक्वेंसी बोले या सिंगल वेवलेंथ है पूरी लाइट में और कोई नहीं है। ठीक है? 915 ये जो भी है इसका नाम, अपना माइक ऑफ कर दो। ठीक है ना? तो बताइए। और कट ऑफ वोल्टेज मतलब कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। मोनोक्रोमैटिक क्या बोले आपने, एक बार डबल? मोनोक्रोमैटिक मतलब पूरी लाइट में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट पाई गई है या एक ही लैम्डा की लाइट पाई गई है। मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया तो लैम्डा भी फिक्स हो गया। कि मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि हमारे पास पूरे जो लाइट में उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट पाई गई है। सर हेलो। हाँ सर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 से आएगा ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 से आएगा ना? वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, 0. इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा ना वो? हाँ बिल्कुल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहेगा। हाँ ठीक है। और वो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। हाँ एकदम मस्त। और नीचे टेक कर, ऊपर बोर्ड पूरा अरे के नीचे चल एक तो बोर्ड कर दे, वो काट दो। ठीक है चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो पॉइंट सोर्स था, इससे हमारे पास में पहले जो दूरी दी गई थी वो 0.2 मीटर दी गई। तो पॉइंट सोर्स की यदि मैं पावर P0 लिखता हूं तो यहाँ की इंटेंसिटी यदि I0 लिखी जाएगी तो कोई बता सकता है I0 क्या लिखा जाएगा? I0 होगा P0 बटा 4 पाई इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। या मैं लिख सकता हूं कि जो I0 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 0.2 के होल स्क्वायर से। जैसे कि हमने देखा था इंटेंसिटी के टाइम पर कि वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन बन जाएगा। और जब हमने दूरी को कर दिया है 0.6 मीटर तो नई वाली इंटेंसिटी में I1 लिखता हूं तो I1 लिखा जा सकता है I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 0.6 का होल स्क्वायर। तो बच्चा इन दोनों की मदद से आप यहां पे लिख सकते हैं कि I1 इज I0 बाय 9। कैसे आया? रेशियो ले लिया मैंने।
I0 by I1 इज इक्वल टू 9 आ चुका है, तो I1 इज इक्वल टू I0 by 9। इसमें कोई भी समस्या हो देख लो। ठीक है, तो पहली चीज तो बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मैं कह सकता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल मात्र और मात्र hν माइनस फाइव पर डिपेंड करता है। हमने न्यू फ्रीक्वेंसी सेम रखी है और फाइव भी सेम रखा, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा 0.6 ही बना रहेगा, तो पहले का आंसर 0.6 बना रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे के लिए, तो मुझे पता है कि इंटेंसिटी 1/9 हो चुकी है और इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हुए 1/9 हुई है। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट जो हैं वो पहले के कंपैरिजन में 1/9 टाइम्स हो चुके हैं। ये समझ में आ रहा है? और अगर ये 1/9 टाइम्स हुआ है पहले के कंपैरिजन में, तो इसकी वजह से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन थे वो पहले के कंपैरिजन में 1/9 टाइम्स हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से जो करंट होगा वो पहले के कंपैरिजन में 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले कितना था? 18 मिली एम्पियर था, तो उसका 1/9 मतलब कितना हो जाएगा? 2 मिली एम्पियर। बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से, यस कर दो। कोई डाउट है पूछो। केमिस्ट्री वाले सर आ चुके हैं अपने। यहाँ पर पावर कांस्टेंट है क्या? देख भाई, एक बल्ब को मैंने पास में रखा और उसी बल्ब को दूर कर दिया, तो बल्ब भी तो दूर कर रहे हैं, तो बल्ब का तो पावर तो वही रही। सर पावर का एक्चुअल फॉर्मूला देखे तो NhC/λ आता ना। अरे यार एक तू बात सोच, तेरे घर पे जो बल्ब लगा हुआ है तो उसके पास में खड़ा हो जाएगा, उसके दूर में खड़ा हो जाएगा, पास में खड़ा हो जाएगा, दूर खड़ा हो जाएगा, बल्ब की पावर चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो जो हमने यहाँ पर बल्ब रखा, एक बार प्लेट तो कम, इंटेंसिटी कम हो रही है ना? प्रोपोर्शनल टू पावर है ना, नहीं तो उससे आकर इंटेंसिटी कम। नहीं, इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया है। तो हम क्या हो रहे हैं कि भाई दूर जा रहे हैं, ये पॉइंट सोर्स था वो तो कांस्टेंट रहा, हम जो जा रहे हैं वो दूर चले जा रहे हैं, इस वजह से जिस एरिया पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो बढ़ता जा रहा है, और एरिया बढ़ने की वजह से इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो फिर ये हो गया, लेकिन अगर पावर का अगर जनरल फॉर्मूला हमने देखा, कौन सा पावर का जनरल फॉर्मूला होता है? NhC/λ रहता है ना, मतलब n मतलब नंबर ऑफ कितने फोटॉन्स पड़ रहे हैं। नहीं, मतलब तुम ये इमेजिन कर रहे हो कि ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट को मैंने इधर सरका दिया, अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, मैंने N2 बोल दिया, यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन जो आ रहे थे वो N1 हो गया, तो N2 hc/λ, और यहाँ पर जो पावर होगी N1 hc/λ। अब N1 N2 पता है क्या तेरे को? नहीं, इसलिए मतलब पावर अलग होगी ना, मतलब N और N2 इस पर गिरने वाली पावर कम अलग होगी, लेकिन यहाँ से निकलने वाली पावर तो सेम रहेगी। हाँ, वहां पर सेम रहेगी। हाँ। लेकिन कंसीडर हम इधर की करेंगे ना, मतलब प्लेट क्या करेंगे? अरे यहाँ पर इंटेंसिटी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जैसे हमने पॉइंट सोर्स के लिए लिखा था, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर ऑफ सोर्स अपॉन 4πr²। पॉइंट सोर्स को याद करो, मतलब पावर ऑफ सोर्स लेने का है। ये पावर ऑफ सोर्स है, पावर ऑफ सोर्स ही तो है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं पास वाला रेडियस बनाता हूँ तो इसमें छोटे से एरिया में सेम पावर इंसिडेंट हुई और यही पावर बाहर यहाँ पहुंची है। तो आप जज कर पा रहे हो ना कि बल्ब की जो लाइट थी वो पहले इस एरिया में पहुंची, फिर बाहर गए तो इस एरिया में पहुंची, बाहर गए तो इस एरिया में पहुंची। तो दूर जाते जा रहे हैं तो एरिया बढ़ता गया, इंटेंसिटी कम होती गई। दूरी हमने 3 टाइम्स कर दी तो हमारी जो इंटेंसिटी है 1/9 टाइम्स हो गई। इंटेंसिटी 1/9 टाइम्स हो गई तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द प्लेट 1/9 टाइम्स हुए, और वो अगर 1/9 टाइम्स हो गए तो हमारे पास करंट भी 1/9 टाइम्स हो चुका है। अब बोलो कोई डाउट है क्या? सर इंटेंसिटी 1/9 टाइम्स हुआ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, कहाँ पे बोला क्वेश्चन? ये मोनोक्रोमैटिक है और उसी बल्ब को आगे पीछे कर रहे हैं, बल्ब में कोई चेंज नहीं किया। ओके। प्लेट को आगे, बल्ब को ऐसा रखा और प्लेट को पहले पास रखा हुआ था, दूर ले गए, बल्ब में तो कोई चेंज नहीं किया अपन ने। ओके। जो जैसा था वैसा का वैसा ही रहा उसमें फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, होमवर्क में HCV के रिलेवेंट क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के करने हैं आपको। ओके, और कल अपन डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन से करोगे आप करना, अभी एक्सरसाइज के कर लेना सिर्फ, अभी है ना, ऑब्जेक्टिव अभी मत करना, पहले एक्सरसाइज के कर लेना। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप पूछ लें।